आज हम दोस्तों एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के चैप्टर में पार्ट नंबर 4 में हम एल्कोहल के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। इसके पीछे वाले पार्ट में हमने एल्कोहल की विरंजन की अभिक्रिया पढ़ी। देखो एक एक पार्ट पढ़ते हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। पहले चल रहा है एल्कोहल। हम एल्कोहल के नामकरण, वर्गीकरण और उसकी विरंजन की अभिक्रिया देखी। और अब देखते हैं एल्कोहल के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है एल्कोहल को बाहर से देखकर उसके गुणधर्मों का किस प्रकार से पता लगाते हैं। ठीक है, तो हम एल्कोहल की एक तो देखते हैं लक्षण देखते हैं, फिर दूसरी कंडीशन इसकी विलेयता देखते हैं कि ये एल्कोहल आपको दिया जाएगा वो किस प्रकार का दिखाई देगा, उसके रंग किस प्रकार के होंगे, उसकी गंध किस प्रकार की होगी, वो किस प्रकार का दिखाई देगा, द्रव होगा या ठोस होगा, ये तो आएंगे इसके लक्षण में। और विलेयता का मतलब होगा कि एल्कोहल आपको दिया जाएगा और उसको आपको जल में घोलकर देखना है कि विलेय है या अविलेय। और उसके बाद में हम उस एल्कोहल का हम क्या देखते हैं, क्वथनांक देखते हैं। क्वथनांक का मतलब ये होता है कि वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब सामान्य भाषा में होता है उबलना। हम उबलना देखते हैं। अब हम एक एक करके इन लक्षणों को देखते हैं, इनके गुणधर्मों को देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा लक्षण। क्या आएगा? लक्षण। लक्षण का अब एल्कोहल आपको दे दिया, यह पात्र में एल्कोहल दे दिया। अब यह है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। हम देख रहे हैं लक्षण में। अब देखो मैं ये विलेयता और क्वथनांक को एक बार मिटा रहा हूँ। लक्षण देखते हैं। लक्षण में देखो एल्कोहल, ये एल्कोहल है। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र आप जानते हैं कि CH3CH2OH। अब इस OH समूह है को हम एल्कोहल कहते हैं। और ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 12 तक या 11 तक ले लेते हैं। कार्बन 11 तक मतलब 1 2 इस प्रकार कार्बन की संख्या कितनी हो, 1 से लेकर 11 तक। इस प्रकार के जो एल्कोहल होंगे वो हमेशा किस प्रकार के होंगे? वो होंगे तीखी गंध वाले। तीखी जो सूंघने पर हमें जो गंध दिखाई देगी वो होगी महसूस होगी, वो होगी तीखी और रंगहीन एवं द्रव के समान होते हैं। एवं द्रव के समान होते हैं। लेकिन इस एल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ा देते हैं। मतलब ये OH समूह जिस कार्बन जुड़े होते हैं उसमें कितनी संख्या होनी चाहिए? 12 या 12 से अधिक होते हैं। तो इसमें ये जो रंगहीन होगा, गंध इसमें बिल्कुल ही नहीं आएगी, गंधहीन होगा। और इसमें क्या आती है? गंध आती है। इसमें गंधहीन होगा। और ये किसके समान होते हैं? मोम के समान ठोस होते हैं। किसके समान होते हैं? मोम के समान ठोस होते हैं। यही आपको लिखना है। देखो लक्षण में क्या लिखना है। लक्षण में मैं आपको उसके बाद में नोट्स बोर्ड पर या नोट्स आपको लिखवा दूंगा, वो लिख लेना। एक बार समझ में आ गया कि लक्षण क्या होता है। लक्षण ये होते हैं कि एल्कोहल में कार्बन C मतलब कार्बन परमाणु 1 से लेकर 11 तक कि जो एल्कोहल के अंदर जो कार्बन परमाणु उसकी संख्या 1 से लेकर 11 तक होती है। और जो 11 तक होती है उसकी लक्षण किस प्रकार के दिखाई देते हैं? सूंघने पर तो गंध आती है, रंगहीन प्रकृति का होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, और द्रव के समान होते हैं। द्रव होते हैं जिसको हम दारू कहते हैं, दारू द्रव ही होती है। ठीक है। और लेकिन कार्बन परमाणुओं की संख्या 11 से अधिक मतलब 12 या 12 से अधिक यदि एल्कोहल में कार्बन परमाणु होंगे तो वो किसके समान होंगे? मोम के समान। किसके समान होंगे? मोम के समान। उसमें गंध नहीं आएगी, गंधहीन होंगे, रंगहीन होंगे और मोम के समान क्या होगी? इसकी संरचना होगी। ठीक है, ये तो हो गए लक्षण। क्या हो गए? लक्षण। अब हम पढ़ते हैं विलेयता। अब हम दूसरा भौतिक गुणधर्म देखते हैं, विलेयता। विलेयता का मतलब ये होता है, देखो विलयन में 2 भाग होते हैं। एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है और विलेय जिसकी मात्रा कम होती है। अर्थात विलेय को विलायक में घुलना ही क्या कहलाता है? उसकी विलेयता। घुलना क्या कहलाता है? उसकी विलेयता। विलेयता का मतलब होता है घुलना। अब देखो
कि एल्कोहल है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH, और किस में घोलते हैं? जल में घोलते हैं। किस में घोलते हैं? जल में। जैसे ही एल्कोहल को जल में डालते हैं तो देखो इस एल्कोहल की संरचना होती है ROH और जल की संरचना होती है HOH। व्याकृति होती है वैसे जल की। तो ऐसे मैं लिख रहा हूं तो देखो इस ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच देखो धीरे धीरे कौन सा बंध बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको हमेशा याद रखनी है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं वो ही क्या होते हैं? उसकी विलेयता के कारण होते हैं। क्या होते हैं? विलेयता के कारण। तो यदि आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन के अंदर यदि पूछ ले कि विलेयता का कारण क्या है तो आपको यही बताना है कि इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बंध जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और ये हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होते हैं? विलयशील होते हैं। क्या होते हैं? विलयशील। ये तो हो गया इसकी विलेयता का कारण। अब देखो कि एल्कोहल एल्कोहल एक कार्बन का भी हो सकता है और ये एल्कोहल धीरे धीरे 2 का भी हो सकता है, एल्कोहल 3 का भी हो सकता है। इस प्रकार से एल्कोहल 12 कार्बन का भी हो सकता है, एल्कोहल अनंत कार्बन का भी हो सकता है। तो देखो कि मैंने एल्किल हैलाइड में बताया था कि जैसे जैसे मान लेते हैं ये है एल्कोहल 1 कार्बन का, यह है एल्कोहल 2 कार्बन का, यह है एल्कोहल कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो जैसे जैसे एल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है और सीधी श्रृंखला, देखो सीधी श्रृंखला में है और कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ रही है, तो जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है उसका अणुभार बढ़ता है, उसका अणुभार बढ़ता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो आप ये जानते हैं कि एक तो मान लेते हैं ये जल है, इस जल में मैं 100 ग्राम जल लेता हूँ और 100 ग्राम जल में यदि 50 ग्राम चीनी डालता हूँ और एक मैं डालता हूँ इस 100 ग्राम में 100 ग्राम चीनी, तो आप ये जानते हैं कि 100 ग्राम चीनी है इस जल में धीरे धीरे घुलती है, धीरे धीरे विलयशील होती है। इसलिए कम में कम है वो हमेशा क्या होगी? ज़्यादा विलयशील होगी। तो आप जानते हैं कि 1 कार्बन का जो एल्कोहल है उसके बाद में 2 कार्बन का है, इसके बाद 3 का है, तो इसका अणुभार क्या है? वजन क्या है? ज़्यादा। इसका क्या है? इससे कम। और सबसे कम क्या है? इसका। तो इसको जैसे ही आप जल में डालते हैं तो ज़्यादा विलयशील होगा, उसके बाद में ये सबसे कम। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, एल्किल समूह का आकार या अणुभार बढ़ता है, वैसे वैसे विलयता का मान क्या होता है? कम होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एल्किल समूह का आकार या अणुभार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये होते हैं विलयशीलता और एल्किल समूह के अणुभार में अंतर। यदि यहाँ पर क्या कर देते हैं, यदि इन एल्किल समूह का शाखाएं बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं ये है एल्किल एल्कोहल, ये है ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये है 2 डिग्री एल्कोहल और ये ले लेते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे एल्किल समूह का शाखाएं बढ़ती है, एल्किल समूह क्या बढ़ती है? शाखाएं बढ़ती है, वैसे वैसे एल्किल समूह की शाखाएं बढ़ गई, जैसे जैसे शाखाएं बढ़ गई वैसे वैसे विलयता का मान बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि एल्किल समूह का आकार अणुभार बढ़ने पर तो विलयता कम होती है, लेकिन एल्किल समूह की शाखाएं बढ़ने पर, एल्किल समूह की शाखाएं बढ़ने पर उसकी विलयता का मान हमेशा बढ़ता है, विलयता का मान हमेशा बढ़ता है। यदि आपको ये पूछ ले, मैं लिख देता हूं कि ये 4 कार्बन परमाणु है, इसी में भी मैं लेता हूं, इसमें भी कितने हैं? 4 कार्बन परमाणु है। और एक उदाहरण मैं ये ले लेता हूं कि इसके अंदर भी कितने हैं? 4 कार्बन परमाणु।
देखो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब यदि आपको ये पूछ ले कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा है कि सबसे ज़्यादा विलयशीलता किसकी होगी, देखो ये सीधी श्रृंखला में है, इसमें देखो 1 2 3 और एक शाखाएं, शाखा बट गई, और इसमें कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं। तो कहने मतलब एल्किल समूह की शाखाएं बढ़ेगी तो विलयशीलता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो एल्किल समूह की शाखाएं और विलयता एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो ये कंडीशन हो जाएगी सबसे ज़्यादा विलयशीलता, उसके बाद में ये विलयशीलता, और उसके बाद में ये। कहने का मतलब है कि 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल की विलयशीलता ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री से 1 डिग्री क्या होती है, विलयशीलता कम होती है। तो आपको विलयशीलता समझ में आ गई होगी। इसके बाद में तीसरा गुणधर्म देखते हैं हम, क्वथनांक। क्या देखते हैं, क्वथनांक। और क्वथनांक हमेशा क्या होगा, विलयशीलता का उल्टा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे एल्किल, ये तो आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो आपको थोड़ी देर बाद में नोट से मैं लिखवा दूंगा, वो उतार लेना। ये उदाहरण तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब ये होता है, क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब ये होता है उबलना। कब उबलता है, जब विल्ले की मात्रा मतलब पदार्थ की मात्रा कम होती है। एक तो हम मान लेते हैं पात्र के अंदर 50 ग्राम है और एक है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को उबालने के लिए हमें तापमान अधिक लगाना पड़ता है, क्वथनांक का मान अधिक होता है, और 50 ग्राम में क्या होता है, कम होता है। वही कंडीशन होती है कि यदि एल्कोहल का आकार बड़ा होगा, एल्कोहल का क्या होगा, आकार यदि बड़ा होगा, अणुभार क्या होगा, अधिक होगा, अणुभार अधिक होगा, तो बताओ क्वथनांक का मान क्या होगा, अधिक होगा। क्वथनांक का मान क्या होगा, अधिक। कहने का मतलब है कि एल्कोहल का आकार या अणुभार क्वथनांक के समानुपाती होते हैं, क्वथनांक के समानुपाती होते हैं। क्वथनांक बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा। समझ में आ गई। यदि शाखाएं बढ़ती है, उल्टा हो जाएगा, शाखाएं बढ़ती है तो क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस इतना ही है क्वथनांक। क्वथनांक के गुणधर्म में आपने देख लिया कि एल्कोहल का आकार या अणुभार क्वथनांक के समानुपाती होती हैं, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, कम। विलयशीलता का मतलब क्या होता है, एल्कोहल का आकार अणुभार बढ़ने पर विलयशीलता क्या होती है, कम होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। शाखाएं बढ़ने पर विलयशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। अब यदि पूछ ले कि इनमें सबसे ज़्यादा क्वथनांक का मान किसका होगा, कि शाखाएं बढ़ने पर, तो बताओ उल्टा हो जाएगा, इसका क्वथनांक का मान अधिक होगा और 3 डिग्री का क्या होगा, सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि शाखाएं बढ़ रही है, इसलिए क्वथनांक का मान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। तो हम एल्कोहल के भौतिक गुणधर्मों में 3 बातें पढ़ी है। एक तो लक्षण पढ़ा है। लक्षण का मतलब आप लिख लेना कि मैं बोल बोल के लिखा रहा हूँ कि 1 से लेकर यदि 11 तक कार्बन परमाणु का एल्कोहल है तो वो हमेशा क्या होगा, रंगहीन, गंध भी उसमें आएगी, रंगहीन होगा, गंध युक्त होगा, और गंध भी किस प्रकार की आएगी, तीखी आएगी, और द्रव अवस्था में होते हैं। लेकिन कार्बन 12 या 12 से अधिक का यदि एल्कोहल होगा तो वो क्या होगा, रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, और रंगहीन, गंधहीन एवं मोम के समान क्या होगा, ठोस होगा। मोम के समान क्या होगा, ठोस होगा। ये तो आपने किस में उतार लिया, लक्षण में। और विलयता में मैंने आपको बता दिया कि विलयशीलता का मतलब होता है कि एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण ये जल में क्या होते हैं, विलयशील, जल में क्या होते हैं, विलयशील। लेकिन एल्किल समूह का जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे विलयता का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन शाखाएं बढ़ने पर विलयशीलता का मान हमेशा बढ़ता है। ठीक है। और कुछ मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। उसके बाद में आएगा क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब भी मैंने बता दिया कि एल्कोहल का आकार और अणु, शॉर्ट में लिख लेना कि क्वथनांक क्या होता है, समानुपाती, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या होता है, कम, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक गुणधर्म, अर्थात एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। अब हम दोस्तों इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, भौतिक गुणधर्म के आगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। और एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रिया है, मैं ये सारणी बनाकर बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप सारणी के द्वारा समझो। देखो शॉर्ट एंड स्वीट में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखो एल्कोहल मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये इस एल्कोहल में ये कंडीशन होती है, इसका नाम होता है एल्किल, इसका नाम क्या होता है एल्किल, और इसका नाम क्या होता है एल्कोहल। अब देखो इस एल्कोहल को हम हाइड्रोक्सिल समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं, क्योंकि इसका प्रोलगन क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है, इसलिए समूह का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह। इस OH समूह का नाम होता है हाइड्रोक्सिल समूह। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। तो आपको डरना नहीं है, देखो इसके अंदर जो भी नाम है वो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है। पहले देखो लिखा हुआ है OH, OH। आगे देखो लिखा हुआ बंध या टूटने के कारण, बंध या टूटने के कारण, इसे कहते हैं विदलन। क्या कहते हैं? विदलन या टूटना। अब ये जो इसमें केवल एल्कोहल के अंदर जो O और H के बीच जो विदलन हो रहा है, बंध का विदलन हो रहा है, और उस बंध का जो जिस प्रकार से विदलन होगा उसी के अनुसार ये बंध ही टूटेगा इन अभिक्रियाओं में। तो बताओ, एक अभिक्रिया दिखेगी आपको अम्लीय प्रकृति। क्या दिखेगी? अम्लीय प्रकृति। दूसरी कंडीशन होगी एल्कोहल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। उसके बाद में किसका निर्माण होगा? एस्टर का, जिसके अंत में कर्ण लगता है वो उसी का निर्माण होता है, इसे कहते हैं एस्टरीकरण। बताओ, एस्टरीकरण है तो एस्टर का निर्माण हो जाएगा। एस्टर का सूत्र क्या है? RCOO, R का निर्माण हो जाएगा। दूसरा है एसिलीकरण, एसिल समूह का सूत्र क्या होता है? एसिल समूह का सूत्र होता है RCOO, और आगे जोड़ देते हैं अक्स, इसे कहते हैं एसिल समूह, इसका निर्माण होना एसिलीकरण। उसके बाद में गिरनार अभिकर्मक से जो बंध विदलन करते हैं वो हम क्या करते हैं? गिरनार अभिकर्मक से RMGX से, किससे करते हैं? RMGX से क्रिया करते हैं, और निर्माण देखो किसका होगा। ये कंडीशन होती है। देखो किसकी क्रिया करवाएंगे ताकि एस्टर बन जाएगा, किसकी क्रिया करवाएं ताकि एसिल का निर्माण हो जाए। मतलब एसिल समूह का जुड़ना एसिलीकरण, और एस्टर समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा? एस्टरीकरण कहलाएगा। किस पर? एल्कोहल पर। किस पर? एल्कोहल पर। ये हम अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब देखो दूसरी अभिक्रिया है CO, बंध विदलन या टूटने के कारण। CO, तो बताओ ये एल्किल समूह है, तो बताओ इस एल्किल समूह में कार्बन परमाणु है ही है। क्या है? कार्बन परमाणु है। तो इस कार्बन परमाणु और OH ये क्या हो गया? बंध विदलन। किसका? CO बंध विदलन। क्या हो गया? CO बंध विदलन। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे CO बंध विदलन, CO बंध विदलन। यदि ये अभिक्रिया मैंने आपको पहले भी बात कर चुके हैं कि एल्किल हैलाइड, किसमें देखी? एल्किल हैलाइड की विरंजन अभिक्रिया में हम एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया करवाई, वहाँ पर PCl3 की क्रिया करवाई, PCl5 की क्रिया करवाई, और थायनिल क्लोराइड की क्रिया करवाई, जिससे किसका निर्माण हुआ? किसका निर्माण हुआ? एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ। और इसके अंदर क्या आ गई? इसके अंदर क्या आ गई? एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया आ गई, और उसमें क्या आ गई? एल्किल हैलाइड की विरंजन अभिक्रिया। ये तो आपको पढ़ाई हुई है और आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आएगा एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह। देखो इसके अंदर एल्किल समूह भी है और हाइड्रोक्सिल समूह है। इन दोनों पर रिएक्शन होगी सम्मिलित रूप से, दोनों पर क्या होगी? सम्मिलित रूप से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो दोनों समूह भाग लेंगे इसमें, तो एक अभिक्रिया तो होगी सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमेशा जल का अणु बाहर निकलता है, और जल का अणु बाहर निकलना कहलाता है निर्जलीकरण। क्या कहलाता है? निर्जलीकरण। ये हो गई निर्जलीकरण की अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे विहाइड्रोहेलोजनीकरण। वी का मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो का मतलब H2 का बाहर निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण से हमेशा एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे। ये है आपके सामने चार्ट, ये आप चार्ट बनाओ, बाद में हम एक एक करके रिएक्शन पढ़ेंगे।
और चार्ट को आपको ध्यान में रखना है कि यदि हम OH बंद विदलन की अभिक्रिया पढ़ेंगे तो ये कंडीशन होगी। इससे आपको परीक्षा में डाउट भी नहीं होगा और याद भी हो जाएगी। तो अब हम उतार लिया, तो अब हम आगे बात करते हैं OH बंद विदलन या टूटने के कारण अभिक्रिया। इसके बाद में मैं यदि नाम लूँ CO बंद विदलन तो आपको ये याद करनी है। एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह की याद कर लेंगे तो ये याद हो जाएगी। और ऐसे में यदि एक एक करवाऊंगा तो रिएक्शन हो जाएगी बहुत सारी और आपको याद नहीं होगी। ठीक है, अब हम करते हैं एक एक की बात OH बंद विदलन के आधार पर। अब हम देखते हैं OH बंद विदलन या टूटने के कारण अभिक्रिया। और पहली अभिक्रिया पढ़ते देखते हैं अम्लीय प्रकृति, किसमें? एल्कोहल में। पहले आप समझो, जैसे जैसे आप समझोगे वैसे वैसे आपको अपने आप लिखने की समझ आ जाएगी। देखो, ये है एल्कोहल, ये क्या है? एल्कोहल। इसे कहते हैं एल्किल और इसे कहते हैं OH। तो आपको यही लिखना है कि एल्कोहल में एक एल्किल तथा एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए होते हैं। आपने लिख लिया, एक एल्किल तथा एक OH समूह है या हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में क्या होगा कि इस O और H के बीच आप देखो बंद विदलन O और H के बीच क्या है? सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध के अधिक विद्युत किसकी होती है? ऑक्सीजन परमाणु की, जिससे ये ऑक्सीजन परमाणु क्या कर लेता है? अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिससे देखो क्या हो जाता है? O पर तो आ जाता है माइनस और H पर आ जाता है प्लस। और इस समूह कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड आयन। और इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन। इसका नाम क्या होता है? एल्कोक्साइड आयन। और इसका नाम क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, एल्कोक्साइड आयन। और ये है हाइड्रोजन आयन। तो आप ये जानते हैं कि अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन त्यागते हैं। अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन त्यागते हैं। तो बताओ एल्कोहल की प्रकृति क्या हो गई? दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यही बात आपको लिखनी है कि इस अम्लीय प्रकृति में लिखो आप, एल्कोहल समूह में एक एल्किल तथा एक OH समूह जुड़े हुए होते हैं। इस एल्किल एल्कोहल में विषमांश विखंडन के कारण, विषमांश विखंडन का मतलब ये होता है कि दोनों सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ आना विषमांश विखंडन कहलाता है। विषमांश विखंडन के कारण ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन परमाणु अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिससे R एल्किल समूह के साथ जो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है उस पर ऋणावेश तथा बाहर H+ आयन बाहर निकलते हैं, जिससे इस एल्कोहल की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है। इस एल्कोहल की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है। और इस RO- को कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। ये तो हो गई इसकी अम्लीय प्रकृति। अब आपको ये पहचान करनी है कि मान लेते हैं ये है मेथिल एल्कोहल, ये ले लेता हूं मैं एथिल एल्कोहल। मान लेते हैं एक तो लेते हैं 1 डिग्री, एक लेते हैं 2 डिग्री और एक लेते हैं 3 डिग्री। तो आप इसके जस्ट नीचे लिखो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल में अम्लीय प्रकृति का क्रम, अम्लीय प्रकृति का क्रम। इसमें देखते हैं अम्लीय प्रकृति का क्रम, अम्लीय प्रकृति का क्रम। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अम्लीय प्रकृति किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी? जो तुरंत में H+ आयन त्याग देते हैं उसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी, और जो तुरंत में H+ आयन नहीं त्यागते हैं उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी? कम होगी। ये है 1 डिग्री, ये तो है 1 डिग्री एल्कोहल, ये है 2 डिग्री एल्कोहल और ये है 3 डिग्री एल्कोहल। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आप ये जानते हैं कि एल्किल समूह हमेशा +I प्रभाव दिखाते हैं। एल्किल समूह देखो, अब
ये ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु। जितना ज़्यादा ये H+ आयन तुरंत में बाहर निकल जाएगा उतनी ही ज़्यादा इसकी अम्लीय प्रकृति होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, अम्लीय प्रकृति। अब ये कब बाहर निकलता है, कब बाहर निकलता है, जब ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ तुरंत में आकर्षित कर लेता है। ये कब करता है, जब निकटवर्ती कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। निकटवर्ती कार्बन परमाणु की, यदि इस कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कमी को कौन पूरा करता है, निकटवर्ती कार्बन, नहीं निकटवर्ती ऑक्सीजन परमाणु। ये ऑक्सीजन परमाणु तुरंत में इसको दे देगा, इसके पास कमी आती है, ये H+ आयन बाहर निकल जाएंगे। अब देखो इसमें अब जितना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होगा उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी क्या होगी, कम होगी। देखो इसमें इस एल्किल समूह में एक ही प्लस आई प्रभाव है, प्लस आई, देखो ये मेथिल समूह है, इलेक्ट्रॉनों को इसकी तरफ देंगे, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, ठीक है। इसमें देखो इस कार्बन परमाणु पर 2 प्लस आई प्रभाव है, एक तो प्लस आई और ये भी क्या है, प्लस आई। इसमें मेथिल और मेथिल, 2 मेथिल अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु को दे रहे हैं, तो इसकी बजाय इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, जिससे ये H+ आयन तुरंत में बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा है, इसलिए इसकी कमी इलेक्ट्रॉनों की होगी नहीं। इसमें देखो कितने प्लस आई प्रभाव है, 3 प्लस आई प्रभाव है, कितने, 3 प्लस आई प्रभाव है। और 3 प्लस आई प्रभाव होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु तुरंत में अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। इसलिए अम्लीय प्रकृति का क्रम क्या होगा कि सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति होगा 1 डिग्री, उसके बाद में होगा 2 डिग्री और उसके बाद में क्या होगा 3 डिग्री। इसके नीचे आप ये उतारो। क्यों होगा उसका कारण मैंने बता दिया कि जितना ज़्यादा H+ आयन बाहर निकलता है, कब निकलेगा, जब इस निकटवर्ती कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी, और कमी को कौन पूरा करेगा, ये ऑक्सीजन परमाणु। अब ये 1 दे रहा है, ये 2 दे रहे हैं, ये 3 दे रहे हैं, तो बताओ इसके पास 3 समूह इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, ज़्यादा, और H+ आयन देने की प्रकृति क्या हो गई, कम। ये क्रम होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये। और यदि आपको ये पूछ ले, एक उदाहरण और बता रहा हूँ मैं, ये तो उदाहरण उतार लेना, एक उदाहरण और मैं लिख रहा हूँ। मान लेते हैं ये मेथिल, ये एथिल एल्कोहल, इन दोनों में पूछ ले तो कंडीशन क्या होगी बताओ। देखो इसमें तो मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसमें एथिल, इस पर देखो कौन दे रहा है, एथिल समूह दे रहा है। बताओ एथिल समूह का आकार ज़्यादा है या नहीं, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, कम। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, कम। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, ये क्या देगा, कम, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी, ज़्यादा। कैसे भी कर सकते हैं, आपने उतार लिया तो हम इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ता है और H+ आयन त्यागने की प्रकृति घटती है। उतार लिया। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। उस सारणी में देखो आप, अम्लीय प्रकृति के बाद में क्या है, एल्कोहलों की धातु के साथ अभिक्रिया, एल्कोहलों की धातु के साथ अभिक्रिया। तो आपको ये याद रखनी है कि एल्कोहल पर एल्कोक्साइड आयन और H+ आयन का निर्माण होता है। अब देखो एल्कोहल, मैं एल्कोहल ले लिया, इस एल्कोहल पर धातु की क्रिया करवाते हैं, सक्रिय धातु क्रिया करो। सक्रिय धातु है सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये धातु होती हैं। इन धातुओं की क्रिया हम एल्कोहल के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, कि एल्कोहल के साथ। मैं सोडियम धातु की क्रिया करवाता हूँ, किसके साथ, इस एल्कोहल के साथ। तो थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि इसके और इसके बीच में कंडीशन ये होती है कि इस पर तो क्या आता है माइनस और इस पर क्या आता है प्लस। ये तो हमने पढ़ ही लिया, थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया। तो अब देखो, और ये H+ आयन स्वतंत्र, अब देखो ये सोडियम पर तो हमेशा क्या आता है, धातु पर तो हमेशा धनावेश आता है,
इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसका निर्माण करते हैं, धनायन का निर्माण करते हैं। यदि धनायन और ये धनायन अकेले न रहकर यदि सोडियम हाइड्राइड के साथ क्रिया करवा दे, चलो मान लेते हैं यहाँ पर किसकी क्रिया करवा देते हैं, सोडियम हाइड्राइड की क्रिया करवा देते हैं। किसकी? सोडियम हाइड्राइड की, ताकि ऑक्सीजन भी आपको बाहर निकलने में कोई दिक्कत ना हो। जब एल्कोहल पर सोडियम हाइड्राइड की क्रिया करवाते हैं, अब देखो इस पर तो आ गया प्लस और इस पर क्या आ गया, माइनस। इस पर तो प्लस और इस पर माइनस। ये प्लस माइनस के साथ आपस में क्रिया करके H2 गैस का निर्माण कर लेते हैं। और देखो R और O माइनस को हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड आयन। और एल्कोक्साइड आयन के साथ यदि सोडियम जुड़ जाएगा तो इसका नाम क्या हो गया, RONA। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण हो जाता है। सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण हो जाता है। और यही इसमें लिखना है कि जब एल्कोहल पर धातु की क्रिया करवाते हैं, सोडियम हाइड्राइड की क्रिया करवाते हैं, एल्कोहल पर सोडियम हाइड्राइड की क्रिया करवाते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उतारो आप, तब आप जानते। या इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ROH प्लस, यदि सोडियम धातु एक की क्रिया करवाते हैं तो दो धातु यहाँ पर दो, क्योंकि हाइड्रोजन को बाहर निकालना है और दोनों इस प्रकार से जुड़ जाएगी RONA और बाहर निकल जाएगा H2 गैस। बात एक ही है। अब हम क्या लिखेंगे, जब एल्किल एल्कोहल पर यदि सोडियम धातु की क्रिया करवाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड वही प्राप्त हो गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब देखो इसके आगे की रिएक्शन देखते हैं, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। अब देखो इसके एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया। इसको देखो, एस्ट्रीकरण का मतलब होगा कि उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। और एस्टर का सूत्र ये होता है। और एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से हमने देखी थी कि एल्कोहल की विरंजन की अभिक्रिया। क्या देखी थी? एल्कोहल की विरंजन की अभिक्रिया। और एल्कोहल की विरंजन की अभिक्रिया में देखो थोड़ा सा आपको दिमाग, जल अपघटन करते ही एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ और एक प्राप्त हुआ एल्कोहल। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें देखो करना क्या है कि जब एल्कोहल पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करवा देते हैं, लिखना है आपको कि जब एल्कोहल पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करवा देते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो एस्टर का निर्माण हो जाता है। तो एस्टर का निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण कहा जाता है। देखो, मैं एल्कोहल को पहले लिखो या बाद में लिखो, बात एक ही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एल्कोहल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या है, एल्कोहल। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर की तरफ क्या लगा देता हूँ, तनु H2SO4। क्या लिख देते हैं, तनु H2SO4। अब देखो इसका H, क्योंकि H प्लस आयन त्यागने की प्रकृति होती है, इसका H और इसका OH, बताओ बाहर क्या निकल गया, जल का अणु। माइनस का मतलब होता है जल का अणु बाहर निकल गया। और देखो निर्माण क्या हो गया, RC⋯OOR। किसका निर्माण हो गया, एस्टर का। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, एस्ट्रीकरण। क्या होता है, एस्ट्रीकरण। ये उतारो। अब इसके नीचे लिखो कि जैसे जैसे मान लेते हैं एल्कोहल 1 डिग्री, इस CH3 भी आ सकता है, CH3 CH2OH भी आ सकता है, और 2 डिग्री भी हो सकता है, और 3 डिग्री भी हो सकता है। यदि पूछ ले कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ
अत्यधिक क्रियाशील कौन होगा ताकि एस्टर का निर्माण तीव्र गति से हो सके? 1 डिग्री होगा। ये क्या 0 डिग्री है, 0 डिग्री अल्कोहल। ये क्या 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या 2 डिग्री अल्कोहल। और ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो अब यहाँ का जो C और O बंध टूटा है वो टूटने की प्रकृति के आधार पर देखो यहाँ पर H प्लस आयन त्यागने की प्रकृति किसकी अधिक होगी? जिस पर प्लस आई प्रभाव का मान क्या होगा? कम होगा। बताओ इसमें H प्लस आयन त्यागने की प्रकृति ज़्यादा होती है, इसमें क्या होती है? कम होती है। इसमें क्या होती है? और सबसे कम किस में होती है? 3 डिग्री में। इसलिए 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो एस्टीकरण अभिक्रिया सबसे कम देंगे, एस्टीकरण अभिक्रिया सबसे कम देंगे, क्योंकि हमने थोड़ी सी पहले इसी वीडियो में देखा था अम्लीय प्रकृति। क्या देखा था? अम्लीय प्रकृति। जो अम्लीय प्रकृति ज़्यादा देते हैं, H प्लस आयन त्यागने की प्रकृति ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं? एस्टर की अभिक्रिया में भाग ज़्यादा लेते हैं। तो एस्टीकरण अभिक्रिया दर्शाने के लिए एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, एस्टर की अभिक्रिया दर्शाने के लिए एल्कोहल का क्रियाशीलता क्रम, ये उतारो एल्कोहल का क्रियाशीलता क्रम। उतार लिया। अब आगे की रिएक्शन देखते हैं, एसिलीकरण अभिक्रिया। अब देखो आगे की रिएक्शन देखते हैं इसमें एसिलीकरण। और एसिलीकरण का मतलब होता है एसिल समूह को हम लिखते हैं RC+O, इसे कहते हैं एसिल समूह। और इस एसिल समूह का जुड़ना, एसिल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिलीकरण अभिक्रिया। अब देखो इस रिएक्शन में लिखो, जब एसिड हेलाइड पर, ये तो क्या हो गया एसिड, और मैं इसको लिख देता हूँ हेलाइड, तो इसका नाम क्या हो गया? एसिड हेलाइड। क्या हो गया? एसिड हेलाइड, या इसे कहते हैं एल्केनोइल हेलाइड। क्या कहते हैं? एल्केनोइल हेलाइड। आईपीसी में कहते हैं एल्केनोइल हेलाइड। अब देखो एसिड हेलाइड पर लिखो कि जब एसिड हेलाइड पर, जब एसिड हेलाइड पर एल्कोहल की क्रिया करवाते हैं, एल्कोहल की क्रिया करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो देखो इससे तो H बाहर निकल जाएगा और इससे क्या निकल जाएगा? X। तो एस्टर का निर्माण हो जाता है, तो एस्टर का निर्माण हो जाता है। अर्थात इसमें एसिल समूह जुड़ जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को एसिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को एसिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। देखो इसमें ये एसिल समूह है RC+O और आगे क्या हो गया OR। एसिल समूह देखो ये है एसिल समूह, ये एसिल समूह जुड़ गया और जुड़ने के पश्चात किसका निर्माण हो गया? एस्टर का। इसलिए ये अभिक्रिया क्या है? एस्टीकरण अभिक्रिया भी है। क्या है? एस्टीकरण अभिक्रिया भी है। और एसिल समूह का जुड़ने के लिए ये क्या हो गई? एसिलीकरण अभिक्रिया। किस पर? एसिड हेलाइड पर। ये उतारो आप। और पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो बाहर निकलता है HX। और आपने पढ़ा था डार्जन अभिक्रिया में HX को कौन अवशोषित कर लेता है? पिरिडीन अवशोषित कर लेता है। यदि इसी का उदाहरण मैं लेता हूँ, यदि यहाँ पर ले लेता हूँ CH3, यहाँ पर ले लेता हूँ C+O और यहाँ पर लेता हूँ Cl, तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनोइल क्लोराइड। क्या हो गया? एथेनोइल क्लोराइड। या इसका दूसरा नाम होता है एसिड क्लोराइड। दूसरा नाम क्या, साधारण नाम क्या होता है? एसिड क्लोराइड।
यदि इस एसिड क्लोराइड पर यदि मैं एथिल एल्कोहल की क्रिया करवा देता हूँ, या मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं, यह है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल की क्रिया करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो बताओ HCl तो बाहर निकल जाता है और निर्माण किसका हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। नाम क्या हो गया, मेथिल एथेनोइड। नाम क्या हो गया, कौन से एस्टर का निर्माण हो गया, मेथिल एथेनोइड। क्योंकि एस्टर का हमेशा अनुलग्न क्या होता है, ओइट। क्या होता है, मेथिल एथेनोइड। ये और उतार लेना उदाहरण, ताकि आपके अब परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कौन से एसिड हैलाइड लेते हैं जिस पर मेथिल एल्कोहल की क्रिया करवाने से मेथिल एथेनोइड प्राप्त हो जाते हैं। तो आपका आंसर होगा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। यदि ब्रोमाइड लेते हैं तो एसिड ब्रोमाइड उतारो। इसके बाद में हम बढ़ते हैं इस OH बंध विदलन की अंतिम अभिक्रिया, वो बढ़ते हैं इस एल्कोहल की गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अब देखो इसमें गिरनार अभिकर्मक किस पर, एल्कोहल पर। तो लिखना आपको, जब एल्किल एल्कोहल पर गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाई जाती है RMgX, तो आप ये जानते, अब आपने ये तो पढ़ा, ये आपको याद ये करना है कि OH टूट जाता है। बताओ किसके, इस आप ये जानते हैं इस पर तो क्या आता है माइनस और इस पर क्या आता है प्लस, ये तो जानते हैं यहाँ पे। तो बताओ ये आ जाएगा इस प्रकार से। बताओ किसका निर्माण हो गया, एल्केन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, एल्केन का। बताओ एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन, तो एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन बन गया। और बताओ बाहर क्या निकल जाएगा, ROMgX बाहर निकल जाएगा। इसका नाम होगा एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। इसका नाम क्या होगा, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब मैं यदि यहाँ पर मेथिल एल्कोहल लेता हूँ और यहाँ पर लेते हैं मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बताओ निर्माण किसका होगा, कौन से एल्केन का निर्माण होगा, मीथेन का। किसका निर्माण होगा, मीथेन का निर्माण होगा। और साथ में देखो बाहर क्या निकलेगा, Mg के साथ में क्या है, OH CH3 और यहाँ पर Cl, तो इसका नाम क्या है, मेथोक्सी। मेथिल है, O के साथ मेथोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, मेथोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ये उतारो। और ये कंप्लीट हो गई है OH बंध विदलन या टूटने के आधार पर एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। साथ साथ में आपने नोट्स भी बना लिया होगा। अब इसके बाद आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे CO बंध विदलन के कारण अभिक्रिया, और आपको जो शुरुआत में जो चार्ट लिखवाया है वो आपको याद करना है और उसी के अनुसार आपकी रिएक्शन होगी। और वो जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो एल्किल हैलाइड की विरंचन की अभिक्रिया में मैंने बता दी है और मैंने लिखवा भी दिया, उसके नोट्स भी बनवा दिए हैं। वहाँ पर जाकर आप लिंक में उस वीडियो में जाकर देख लेना, ताकि आपको तुरंत में समझ में आ जाए। तो इस वीडियो के लिए थैंक्स, धन्यवाद।